अगर आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि आपकी बॉडी की इंजन है जहां पे एनर्जी बनती है, अगर वो एफिशिएंटली काम कर रही है तो आपको 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलेंगे। और अगर आपकी बॉडी को इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, आपको और पावर आउटपुट की जरूरत है, तो आपकी बॉडी एनारोबिक एनर्जी इंजन को एम्प्लॉय करेगी। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे से आपको एटीपीज मिलेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो कि आपकी बॉडी की एनर्जी है, या आपको डायरेक्टली क्रिएटिन फॉस्फेट से एटीपी टू एडीपी टू एटीपी टू एडीपी रिसाइकलिंग होके, लेकिन एक बहुत लिमिटेड टाइम, जो कि 10-12 सेकंड तक ही आपको वो टाइप की एनर्जी मिलेगी। हमें ये देखना है कि कौन से स्पोर्ट में ये क्या बैलेंस यूज होता है, तो कि हम उस ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते। आपको क्या लगता है क्रिकेट में किस टाइप की ट्रेनिंग यूज होती है? क्या हम 15 मिनट तक कुछ बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं क्रिकेट में और फिर खत्म हो गई गेम, कि हम लोग सुबह से रात तक खेल रहे हैं, जिसमें से 4 घंटे तो हम चेंजिंग रूम में बैठे हैं अगर हमारी बैटिंग हो रही है, और 4 घंटे हम फील्ड पे खड़े हैं, जिसके बीच में अगर बॉल अपनी तरफ आया तो हमको स्प्रिंट करना पड़ेगा। स्प्रिंटिंग 100 मीटर स्प्रिंट, उसमें 10 सेकंड के नीचे ऑल आउट अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ी एक पर्टिकुलर पावर आउटपुट के लिए। टूर de फ्रांस 15 से 20 दिन की साइकिलिंग इवेंट होता है, किस टाइप की एनर्जी सिस्टम्स वहां पे डिप्लॉय होंगे? HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल। कौन सी एनर्जी ज्यादा एफिशिएंट है, एरोबिक या एनारोबिक? और यही लैक्टेट बिल्डअप है जो आपके एक्सरसाइज का रेट लिमिटिंग फैक्टर है। ये लैक्टिक एसिड ऐसा नहीं है कि खाली बढ़ता ही रहता है, साथ साथ में आपका मसल इस लैक्टिक एसिड को फ्लश आउट भी करता है। देयर इज अ कंटिन्यूअस बैलेंस बिटवीन लैक्टिक एसिड क्लीनअप एंड लैक्टिक एसिड बिल्डअप। क्लीनअप बिल्डअप, क्लीनअप बिल्डअप। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज इज ब्रोक 6 मॉलिक्यूल कार्बन इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 मॉलिक्यूल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। एटीपी एक हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके एडीपी बन जाता है। एटीपी इज ऑक्सीडाइज टू एडीपी, आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन उस रिलीज के साथ साथ हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करता है, जिससे आपका मसल का एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ता है। मगर लकीली आपके पास साथ में पायरुवेट भी है मसल के अंदर, और ये इस हाइड्रोजन आयन को अपना के लैक्टेट इज गुड, lactic acid is bad. The buildup of hydrogen exceeds the clearance of hydrogen in the muscle. Your lactic acid begins to skyrocket, and when the lactic acid skyrockets, आपका activity एक certain point पे you hit a wall. This is particularly important for people like marathoners and cyclists. If I'm running a 5K versus a 10K versus a half marathon versus a full marathon, I need to maintain my lactic acid threshold such that I can sustain the whole event without hitting the wall. There is a balance between lactic acid buildup and lactic acid clearance. Because buildup exceeds clearance, the overall acidity of the muscle keeps on increasing to a point where it becomes so acidic that you can't continue the activity. Now, you need to hit that point depending on whether you're doing a 5K, 10K, 21K or 42K. So we have to calculate something known as a लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड। कभी आपका लैक्टिक एसिड बिल्डअप होगा जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन किक इन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी किक इन होगी जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट प्रोवाइड यू इनफ पावर आउटपुट जो आपको उस एक्टिविटी के लिए चाहिए। क्या है VO2 मैक्स? मतलब आपकी बॉडी कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है अपने सेल्स को, कितना ऑक्सीजन मैक्सिमम कैपेसिटी में सप्लाई कर सकती है, तो कि बॉडी की एरोबिक रेस्पिरेशन मैक्सिमाइज हो जाए। और वो थ्रेशोल्ड जितना हाई होगा, उस दरमियान आप एरोबिक रेंज में रहे। और जब तक आप एरोबिक रेंज में है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मिनिमल है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मिनिमल है तो लैक्टिक एसिड बिल्डअप मिनिमल है, और लैक्टिक एसिड बिल्डअप मिनिमल है तो आप वो एक्टिविटी सस्टेन कर पाएंगे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। अभी मैं बैठा हूं, बात कर रहा हूं, तो भी मेरा लैक्टिक एसिड तो क्रिएट हो रहा है बॉडी में, बट इट इज अंडर अ वेरी वेरी मैनेजेबल रेंज ऑफ 1 मिलीमोलर पर लीटर, विच इज द बेस लाइन. My body can clear off this amount of lactic acid much faster than I'm creating more lactic acid. हाँ, और एक और पॉइंट याद रखिए कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ में होती है. डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर एक्टिविटी,
Intensity being the amount of energy you want from that activity. How do you measure energy? In the amount of ATP output you want from that activity. That is energy. There is always a balance of aerobic and anaerobic respiration taking place concurrently. The threshold at which lactic acid buildup exceeds lactic acid clearance. Is it a 10K run which will last me for an hour or 45 minutes? Or is it a 21K run which will last me for 3 hours? Or is it a 42K run which will last me for 8 hours? I will reverse calculate my lactic acid level based on my VO2 max, which will last me for the whole duration of that activity. Lactic acid threshold is the amount of lactic acid that my body can sustain for the entire duration of that activity. Lactic acid threshold is one of the most trainable parameters. VO2 max is not so trainable because VO2 max is largely hereditary, largely decided by genetic factors. VO2 is nothing but the volume of oxygen which your blood can carry to working muscles when the amount of energy required exceeds the amount of energy which aerobic respiration can provide you, because आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए बहुत कम टाइम में, तो आपका बॉडी का एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेसेस भी किक इन हो जाएगा. जैसे जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, याद रखिए लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है. इन जोन 2 ट्रेनिंग इज अ मेथड wherein you keep your lactate levels at a certain threshold, और उस थ्रेशोल्ड के ऊपर उनका कहना है कि आपका लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता रहेगा. ट्रेनिंग जोन्स आर डिफरेंट हार्ट रेट जोन्स, जिसको साइंटिस्ट ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है. जोन 1 सबसे बेसिक जोन है जिसमें आपका लैक्टेट लेवल बेसलाइन पे रहेगा और ऑलमोस्ट एंटायरली सारी की सारी एनर्जी आपकी एरोबिकली आएगी. जोन 2 में आपका लैक्टिक एसिड लेवल थोड़ा और बढ़ेगा. जोन 3 में आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन साथ साथ में होगा, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन फिर भी डोमिनेंट रहेगा. जोन 4 में आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके एरोबिक रेस्पिरेशन को इक्वल पार्ट्स में एनर्जी प्रोवाइड करेगा. हर जोन का एक आउटर लिमिट होता है. जोन 3 में आपका VO2 मैक्स नहीं पहुंचा है. अभी 4th जोन में आप अपने ऑक्सीजन के मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गए. The balance is now tilted towards anaerobic respiration. More lactic acid buildup means generation of lactic acid exceeds clearance of lactic acid, means you will hit the wall sooner. So there is an upper limit beyond which pH, below which pH your muscles cannot handle the acidity. And then you come to zone 5, also known as your good old HIIT. In zone 5, VO2 max is still maxed out, उससे ज़्यादा नहीं होगा. World class athletes have a VO2 max of 80, more than 80 milliliters per kg per minute. Milliliters of oxygen which you can provide your body per kilogram of weight per minute. I measured my VO2 max last month, about 52. There's a direct correlation between oxygen inhaled and carbon dioxide exhaled. अभी zone 5, 1 minute on 1 minute off, 1 minute on 1 minute off, HI, जिसमें एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस तो यूज ही नहीं होता, पूरा का पूरा फॉस्फेजिन क्रिएटिन फॉस्फेट पाथवे यूज होता है. एनारोबिक ही है, वो भी एनारोबिक है लेकिन वो नॉन ग्लाइकोलिटिक पाथवे है. उसमें ग्लाइकोलिसिस का टाइम ही नहीं है, बिकॉज आप ऑल आउट इंटेंसिटी कर रहे हैं 15 से 20 सेकंड के लिए. मसल इज वेरी क्विक एट फ्लशिंग आउट लैक्टिक एसिड. एक सिंपल इक्वेशन से कैलोरी डेफिसिट नहीं होता है. उसके अंदर आप क्या फ्यूल सबस्ट्रेट्स यूज कर रहे हैं उस कैलोरी उस एनर्जी को फ्यूल करने के लिए, उस पे ही आपका कैलोरी डेफिसिट पूरी के पूरा डिपेंडेंट होता है. अभी जैसे अगर मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट हूं, अगर मैं मैराथनर हूं, मुझे एक पर्टिकुलर पेस पे साइकिलिंग या दौड़ करना है जिसमें मैं बाकी कॉम्पिटिटर्स कॉन्टेस्टेंट से बहुत आगे रहूं, मगर वो करने के लिए मुझे अपना लैक्टिक एसिड एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे रखना है. कंटिन्यूस ट्रेनिंग के थ्रू लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड बढ़ेगा. अभी अगर मैं एक एलीट साइक्लिस्ट को लूं वर्सेस एक एमेच्योर को लूं और उसको मैं बोलूं तुम पर्टिकुलर वर्क आउटपुट पे साइकिलिंग करो, एमेच्योर साइक्लिस्ट का लैक्टेट लेवल फट करके बढ़ जाएगा, 3 to 4 मिलीमोलर पर मिनट फटाफट हो जाएगा. और जो एलीट साइक्लिस्ट है उसका 1 मिलीमोलर भी नहीं रहेगा. मतलब उसका लैक्टेट एसिड इतना कम क्यों है? क्योंकि उसका VO2 मैक्स ज्यादा है. उसका VO2 मैक्स ज्यादा होने के कारण वो ये पूरी एक्टिविटी का आउटपुट
एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कर पा। लेट्स टेक क्रिकेट फॉर एग्जांपल। क्रिकेट में जब भी मैं एक शॉट मारता हूं तो मुझे एक स्प्रिंट करना पड़ता है रन के लिए। सो आई नीड मोर मसल मास, मोर क्रिएटिन फॉस्फेट टू फ्यूल दैट स्प्रिंट. I don't need fat. I don't need VO2 max either. I need a very explosive system of training, which is why today's cricketers you'll see are very well built, very muscular. They almost look like bodybuilders. Continuously striving to improve your VO2 max while keeping your lactic acid threshold as high as possible.